स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइटन के चैप्टर 36 को। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, इन सारे जो क्वेश्चन होंगे वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वो इंट्रोडक्टरी बातें बताते हैं कि पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया करते थे, उनमें बहुत से रिएक्शन हो जाया करते थे। अब हमने देखा कि एंटीजन वगैरह होते हैं, उनके हिसाब से करते हैं, बेसिक सी बात है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि हमारे आरबीसी वगैरह जो होती है उनके ऊपर कॉमनली 30 टाइप्स ऑफ एंटीजन होते हैं जो कि कॉमन लेकरिंग होते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ रेयर एंटीजन होते हैं। लेकिन इनमें से 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन को हम खास तौर पर ट्रांसफ्यूजन में गौर करते हैं, एक ओएबी सिस्टम और दूसरा आरएच सिस्टम। इन दोनों को हमें स्टडी करना है। ओएबी सिस्टम में टोटल 2 एंटीजन है, एक टाइप ए एंटीजन, एक टाइप बी एंटीजन। इस एंटीजन को हम एग्लूटिनोजन भी कहते हैं, ठीक है। एंटीजन को हम एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। 2 एंटीजन टाइप ए और टाइप बी। इन एंटीजन की बेस पे ब्लड ग्रुप्स कितनी तरह के हो सकते हैं? अगर कोई एंटीजन नहीं है तो टाइप ओ का ब्लड, अगर सिर्फ एंटीजन ए है तो टाइप ए का ब्लड, अगर सिर्फ एंटीजन बी है तो टाइप बी का ब्लड, अगर ए बी दोनों है तो टाइप ए बी। तो ब्लड टाइप्स कितनी है? 4। अच्छा, उसके बाद जीन्स की बात की जाए तो एलील्स टोटल कितने होते हैं हमारे पास? ये आपके पास 3 तरह के एलील्स होते हैं। एक कैपिटल आई ए जो कि जिसकी वजह से एंटीजन ए होता है, एक कैपिटल आई बी जिसकी वजह से एंटीजन बी होता है, और एक कैपिटल आई ओ। जो कैपिटल आई ओ है ये रिसेसिव है, और बाकी जो दोनों है ये एक दूसरे के साथ को डोमिनेंस शो कर रहे होते हैं, ठीक है। 3 एलील्स हो गए। अच्छा, ये एलील्स मिलकर मुख्तलिफ तरह के जीनोटाइप बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ओ ओ ओ ए ओ बी, क्योंकि 2 एलील्स मिलते हैं ना तो एक जीन बनता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के जीन्स बन सकते हैं, जीनोटाइप बन सकते हैं। तो 6 ये कॉम्बिनेशन हो गए। अब अगर आपसे मैं एक बार बताता हूं, जीनोटाइप्स कितने हैं? 6। एलील्स कितने हैं? 3। ब्लड टाइप्स कितनी है यानी फिनोटाइप्स कितने हैं? 4। एंटीजन्स कितने हैं? 2। एंटीबॉडीज कितनी है? 2। ठीक होगी बात, यहां तक बात समझ में आ गई। ये उन्होंने बता दिया कि हम ये जो जीन्स हैं इनको जीनोटाइप भी कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने फ्रीक्वेंसी बताई, वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लें ओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, सबसे ज्यादा कॉमन है। फिर हम आते हैं एंटीबॉडीज की तरफ। ये जिसके अंदर एंटीजन ए है, सिर्फ एंटीजन ए है, उसके अंदर एंटीबॉडी बी बन जाती है, और जिसके अंदर बी है उसके अंदर एंटीबॉडी ए बन जाती है, और जिसके अंदर दोनों एंटीजन नहीं है उसमें दोनों एंटीबॉडीज बन जाती है। ये जो एंटीबॉडी होती है, इस एंटीजन बॉडी को हम नाम देते हैं एग्लूटेनिन्स, ठीक है। एंटीजन को नाम दिया था एग्लूटिनोजिन्स और एंटीबॉडी को नाम देते हैं एग्लूटेनिन्स। ठीक होगी बात, यहां बात समझ में आ गई। टिटर ऑफ एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज है ये बॉडी के अंदर 8 मंथ से बर्थ के बाद 8 मंथ्स में तकरीबन बनना शुरू होती हैं, और करते करते 8 से 10 साल की एज में मैक्सिमम एंटीबॉडीज एक बंदे के अंदर बन जाती हैं, और फिर ऐसे ऐसे एज बढ़ने के साथ ये एंटीबॉडी थोड़ी थोड़ी कम होती रहती हैं। ये जो ब्लड की एंटीबॉडीज होती हैं यानी एंटी ए एंटी बी, ये कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन होती है? इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम होती है आमतौर पर, ठीक है। ये भी बात क्लियर होगी। एंटीबॉडीज की डेवलपमेंट के बारे में देखिएगा भाई, एक बंदे के अंदर एंटीजन ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी क्यों बनती है? बेसिकली बात की होती है कि उसकी डाइट के अंदर थोड़ी हम जो डाइट ले रहे होते हैं उसके अंदर थोड़े बहुत एंटीजन ए एंटीजन बी थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है, जिसके अंदर नॉर्मली एंटीजन बी नहीं होती, उसकी डाइट से एंटीजन बी आते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। तो ये तो हमें समझ में आ गई कि ये प्रोडक्शन क्यों होती है एंटीबॉडीज की। अच्छा, फिर यहाँ पे बताया एग्लूटिनेशन प्रोसेस। एग्लूटिनेशन में उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर हम खराब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्या मतलब? एक बंदे का ब्लड ग्रुप था ए, उसमें हमने डाल दिया बी ब्लड ग्रुप की, हमने उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन कर दी। अब जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ए था उसमें एंटीबॉडी बी थी, ठीक है। उसमें जब हमने बी ब्लड ग्रुप डाल दिया तो उसकी जो एंटीबॉडी बी थी वो आने वाले बी ब्लड ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगी और एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। आरबीसी क्लम्प होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे ये क्लम्प होना शुरू हो गए, ठीक है। और क्लम्प होने के बाद वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, उनका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में निकलना शुरू हो जाएगा। और जो ब्रेक डाउन हुए हैं, जो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में निकला है, इसको हम कहते हैं हीमोलाइसिस ऑफ द आरबीसीज। ठीक होगी बात, यहां तक बात समझ में आ गई। ये जो हीमोलाइसिस वगैरह है ये आमतौर पे थोड़ा टाइम लगता है, ट्रांसफ्यूजन के बाद थोड़ी देर बाद होता है। तो वो बता रहे हैं कि आमतौर पे डिलेड हीमोलाइसिस होता है, लेकिन कभी कभी इमीडिएट हीमोलाइसिस भी हो जाता है। और ये जो 2 तरह की एंटीबॉडीज मैंने आपको बताई थी, आईजीएम और आईजीजी, इनमें आईजीजी के ऊपर तो 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जबकि आईजीएम के ऊपर 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो आईजीएम बहुत ज्यादा एग्लूटिनेशन में रोल प्ले कर रहा होता है और बहुत ज्यादा हीमोलाइसिस में रोल प्ले कर रहा होता है। इसी वजह से आईजीएम एंटीबॉडीज को हम हीमोलाइसिन्स का नाम भी देते हैं, ठीक। अब ब्लड टाइपिंग क्या है? दोनों डोनर और रिसिपिएंट दोनों के ब्लड ग्रुप को चेक करना और उनके ब्लड ग्रुप को मैच करना, इसको हम ब्लड टाइपिंग कहते हैं, इसको हम ब्लड मैचिंग भी कहते हैं। से हम एंटी सीरम डालकर चेक कर लेते हैं कौन सा एंटीजन इस बंदे के अंदर था, कौन सा नहीं था, ठीक। यहां तो हमने देख लिया एंटीजन ए और एंटीजन बी यानी कि ओएबी ब्लड टाइपिंग सिस्टम। उसके बाद आता है आरएच ब्लड टाइप्स। एक और एंटीजन है आरएच एंटीजन। 3 जीन पेयर है बेसिकली, कैपिटल सी स्मॉल जी सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है। तो 3 पेयर हो गए। एक इंसान के अंदर एक जीन में से एक ही एलील होता है। अगर कैपिटल सी होगा तो स्मॉल सी नहीं होगा, स्मॉल सी तो कैपिटल सी नहीं, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल डी होगा तो स्मॉल डी नहीं होगा। तो इस तरह से होता है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं खास तौर पे डी को। अगर कैपिटल डी हो तो हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव, अगर स्मॉल डी हो तो हम कहते हैं आरएच नेगेटिव।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमने कहा था कि चूंकि डाइट के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन ए और एंटीजन बी बंदा इंटेक कर रहा होता है, इसलिए बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी इस तरह से नहीं बनती। अगर एक RH नेगेटिव पर्सन है, उसके अंदर RH एंटीजन नहीं है, ठीक, उसके अंदर RH की एंटीबॉडी भी नहीं होती। जब हम उसमें RH पॉजिटिव ब्लड डालते हैं ना, तब उसके अंदर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होती है। इस वजह से अगर इसकी रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन होता है तो रिएक्शन थोड़ी देर बाद आता है, तो कुछ दिनों कुछ वीक्स के बाद आना शुरू होता है। तो वो बता रहे हैं कि एंटीबॉडीज बाद में बनना शुरू होती हैं और वो 4 मंथ्स लेटर अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुंच जाती हैं। और अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी 2 to 4 वीक्स के बाद जाके रिएक्शन होना शुरू होते हैं। तो RH की मिस मैचिंग में रिएक्शंस डिलेड रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये एक बेसिक डिफरेंस था AB और RH के बारे में। अगर O है, ABO सिस्टम में किसी का ब्लड ग्रुप O है, यानी कोई एंटीजन ना एंटीजन A ना एंटीजन B, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज दोनों होंगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर RH नेगेटिव है तो उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी, नेचुरली नहीं होगी। हाँ, जब ब्लड आएगा तो होगी। यहाँ पे अब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि एक RH पॉजिटिव फादर होता है, RH नेगेटिव मदर होती है, और जो एम्ब्रियो होता है वो RH पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जब एम्ब्रियो RH पॉजिटिव होगा तो एम्ब्रियो के कुछ ना कुछ RBCs अगर मदर के अंदर एंटर हो गए तो वो मदर के अंदर क्योंकि मदर RH नेगेटिव है और एम्ब्रियो RH पॉजिटिव था, तो एम्ब्रियो के RBCs अगर मदर में चले गए तो वो मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाएंगे। जब मदर के अंदर RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी तो वो प्लेसेंटा के थ्रू आएंगी एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के जो RBCs हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी। लेकिन आमतौर पर होता ये है कि पहली प्रेगनेंसी में ऐसा कोई इशू नहीं आता, ठीक है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में ब्लड का जो मतलब फीटस से बहुत थोड़ा ब्लड मदर में गया हुआ होता है। फिर पहले डिलीवरी के दौरान कुछ ब्लड जाता है और इसी तरह से हर अगली डिलीवरी में चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइजेशन के। तो वो ये बता रहे हैं कि सेकंड डिलीवरी में 3% चांसेस होते हैं, थर्ड डिलीवरी में 10% चांसेस होते हैं। ये वाली बात तक समझ में आ गई हमें, ठीक है। अच्छा, अब होता बेसिकली क्या है, जब मदर से एंटीबॉडी चले गए तो वो फीटस में जाते हैं, फीटस के RBCs को तोड़ते हैं, फीटस के RBCs का हीमोलाइज होना शुरू हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन फीटस के ब्लड में आना शुरू हो जाती है, और फिर हीमोग्लोबिन ब्रेक होती है तो बिलीरुबिन में ब्रेक की जाती है। बिलीरुबिन की वजह से येलोइश पिगमेंट होता है ना बिलीरुबिन, तो बेबी की स्किन भी येलोइश होना शुरू होती है, जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइजेशन में बेबी को जॉन्डिस होता है, एनीमिया होता है, लिवर और स्प्लीन इनलार्ज होना शुरू होते हैं। क्यों? RBC टूटना शुरू हो गया तो बहुत ज्यादा RBC बनाना शुरू करेंगे, वो इनलार्ज हो जाते हैं। उसके अलावा जो सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो न्यूक्लिएटेड, फिर मतलब सही RBCs फॉर्म भी नहीं होते, ज्यादा सारे RBCs बनाने पड़ रहे हैं तो प्रॉपर RBCs बन नहीं पा रहे। उसके अलावा सोयर एनीमिया, RBCs का मसला तो एनीमिया भी होता है। और तीसरी चीज ये कि जब बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये बिलीरुबिन ब्रेन में जाके उनके सेल्स को भी डैमेज कर सकता है और वहां पे न्यूरोनल सेल्स को डैमेज करता है। इस डिस्ट्रक्शन को हम कहते हैं कर्निक टेरेस, ठीक है। तो क्या क्या कुछ हो रहा है, हेमोलिसिस, जॉन्डिस, इनलार्ज स्प्लीन एंड लिवर, न्यूक्लिएटेड ब्लास्टिक फॉर्म्स ऑफ RBCs, सोयर एनीमिया, कर्निक टेरेस, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्लिनिकल चीजें याद होनी चाहिए हैं। ट्रीटमेंट हम इसका किस तरह से करते हैं, बेबी के अंदर हम ब्लड को रिप्लेस कर देते हैं, उसके अंदर हम प्रॉपर हम कहते हैं एंटीबॉडी तो आ गई है तो हम उसके अंदर ब्लड ही RH नेगेटिव ब्लड डाल देते हैं ताकि कोई ऐसा इशू ही ना हो। किस तरह डालते हैं, 400 ml ब्लड हर 1.5-2 घंटे बाद हम डाल देते हैं। इस तरह ऐसे तो ब्लड उसको रिप्लेस हो जाता है। और इसका प्रिवेंशन क्या है, मदर के अगर पहले ही एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर दिया जाए तो फिर ये वाली फॉर्मेशन नहीं होती, हम इस फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये भी किया जाता है कि अगर फीटस से कुछ RH पॉजिटिव चली गई हैं तो उन RH पॉजिटिव के इफेक्ट को इस तरह से ये इम्यूनोग्लोबिन कम कर देते हैं कि वो मदर के अंदर ज्यादा एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन ना करवाए। तो ओवरऑल हमने देखा कि हम इस तरह से इंजेक्ट करके मदर के अंदर प्रिवेंशन कर सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस मिसमैच में क्या होता है, ये वाली सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जॉन्डिस होगा, स्किन का वो येलो पिगमेंट स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, हीमोलिसिस होगा, एग्लूटिनेशन होगी, और ये सारे वो इशूज है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये उन्होंने यहाँ पे बता दिए। फिर एक्यूट किडनी फेलियर, हाँ यहाँ पे एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है। किडनी फेलियर क्यों होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइजेशन में? नंबर 1, जब एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, तो रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन नंबर 1 चीज हो गई। नंबर 2, RBCs कम हो गए हैं, सारी वजह RBCs कम हो गए तो प्रॉपर ऑक्सीजन सारी जगह तो नहीं पहुंच पा रही, एनीमिया वगैरह हो रहा है, सर्कुलेटरी शॉक हो गया, ठीक। रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन नंबर 1, सर्कुलेटरी शॉक नंबर 2। नंबर 3, जब हीमोग्लोबिन इतनी ज्यादा ब्लड में फ्री फॉर्म में आ गई है तो कुछ ना कुछ तो हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गई है, हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो रही, तो वो जारी बात है आपकी किडनी में फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएगी। फिल्टर आउट होकर कुछ ना कुछ हम रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन होना शुरू हो जाएगी तो इतनी हीमोग्लोबिन हम रीअब्सॉर्ब भी नहीं कर सकेंगे और अल्टीमेटली वो हीमोग्लोबिन ब्लॉकेजेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, तो रीनल ट्यूबुलर ब्लॉकेज हो जाएगी। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि एक्यूट किडनी फेलियर के थ्रू डेथ भी कॉज करवा सकती हैं, ठीक। फिर आते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की तरफ। 4 तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं। अगर एक इंसान से निकाल के उसी इंसान में डाल दे उसको कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। अगर एक इंसान को ट्विन से निकाल कर ट्विन में डाल दें उसको कहते हैं आइसोग्राफ्ट। अगर एक इंसान किसी भी इंसान से निकाल कर दूसरे इंसान में डाल दें यानी सेम स्पीशीज तो कहते हैं एलोग्राफ्ट। और अगर किसी बंदर से निकाल कर इंसान में डाल दें यानी डिफरेंट स्पीशीज तो उसको कहते हैं जीनोग्राफ्ट,
ठीक है बाद ये जो ऑटोग्राफ और आइसोग्राफ है इनमें तो आमतौर पे कोई खास इशू आते ही नहीं है, और जीरोग्राफ इसमें आमतौर पे हमेशा रिजेक्शन हो जाती है अगर हमको बहुत हीरोइक किस्म की टेक्निक को नापना है। अब हम करते क्या बेसिकली, एंटीजन होते हैं मुख्तलिफ तरह के, इनके ऊपर टिश्यूज के भी एंटीजन होते हैं। हमने उन एंटीजन को हम कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA एंटीजन, ठीक है। मेन टाइप के 6 एंटीजन हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि यार कम से कम इनको देख लेते हैं हम। ये 6 के 6 तो जारी बात है आमतौर पे मैच नहीं हो पाते, अगर ट्विंस ना हो और ऑटोग्राफ ना हो तो मैच नहीं हो पाता, लेकिन हम मैक्सिमम इनको मैच करने की कोशिश करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है ये जो HLA एंटीजन है ये ऑर्गन से भी होते हैं और WBCs पे भी। तो हम करते हैं ये जिन दो के अंदर हमने डोनर और रेसिपिएंट होता है उन दोनों के हम ब्लड को लेते हैं, उन दोनों के WBCs को लेते हैं और उनको रिएक्ट करवा के देखते हैं। अगर तो उनमें कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम कहते हैं यार ये तो काम खराब है, और अगर उनमें रिएक्शन नहीं हो रहा, अगर उनके HLA एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं तो इसका मतलब है ऑर्गन भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम काम कर लेते हैं। अच्छा, फिर मजीद बर्दाश्त करवाने के लिए क्या जाहिर बात है मैंने बताया ना कंप्लीट मैचिंग तो नहीं हो सकती, 6 के 6 HLA एंटीजन तो मैच नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ इम्यून सिस्टम बॉडी का रिएक्ट तो कर सकते हैं। तो हम इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर देते हैं। किस तरह से इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, एक बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि हमने इसमें बीटा सेल्स को नहीं, खासतौर पे T सेल्स को सप्रेस करना है। ठीक, टी सेल को सप्रेस करने क्या क्या करते हैं, नंबर 1 ग्लूकोकोराकोइड हार्मोन्स। ये जो ग्लूकोकोराकोइड हार्मोन्स होते हैं ये इंटरल्यूकिन 2 को इनहिबिट करते हैं, और इंटरल्यूकिन 2 को काम था साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को बनवाना। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल नहीं बनेंगे, टी सेल को कम कर दिया। नंबर 2 हम वेरियस ड्रग्स को यूज कर रहे होते हैं, ये ड्रग्स भी टी सेल्स की और एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को कम करते हैं। नंबर 3 साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस का उन्होंने जिक्र किया है। अच्छा, ड्रग्स में एजाथायोप्रिन का नाम था। नंबर 3 साइक्लोस्पोरिन टैक्रोलिमस का उन्होंने नाम जिक्र किया है कि ये भी टी हेल्पर सेल्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। टी हेल्पर सेल्स नहीं बनेंगे, जाहिर बात है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कम बनेंगे, बी सेल्स कम बनेंगे, और ये सारी चीजों को सप्रेस कर देती है, और इसी तरह से इम्यूनो सप्रेसिव एंटीबॉडी थेरेपी करती है। तो इसके थ्रू भी हम इंटरल्यूकिन 2 के एक्शन को प्रॉपर्ली होने नहीं देते, जिसकी वजह से टी सेल्स कम बनते हैं। तो ये मुख्तलिफ वजह है जिनसे हम टी सेल्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं, ताकि टिश्यू की रिजेक्शन ना हो। अच्छा, क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं चैप्टर में से, ये तो डिस्कस किया ही नहीं। क्वेश्चन का जिक्र कर लिया जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस और फर्टिलिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड टाइप्स वगैरह कौन सी होती हैं ये आपको आना चाहिए। एक बार पास पेपर उन्होंने पूछा हुआ है कि ब्लड की AOB ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन सी 4 टाइप्स होती हैं, तो ये बड़ी सिंपल चीजें हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो चीजें हैं ना कि ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको पता होने चाहिए। वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस के हवाले से भी पूछ सकते हैं, और वैसे ही पूछ सकते हैं कि अगर हम मिसमैच कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं। और MCQs में ये जो AOB है ना इसकी जीनोटाइप फिनोटाइप के बड़े मसाइल आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को पैट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।